बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरे मन के बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाई बहन मन ले जैसन कि रौरे मन से वादा कर रही कि यह दिन और यह बेरा रौरे मन के सामने उपस्थित हुआ, तो उपस्थित हो गई नवा जानकारी लेके। मगिल जानकारी लेकर आगे चलू हमरे देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के कृषक बीज उपचार योजना द्वारा हो सकते हैं लाभान्वित। ठंड में पशुओं को बचाएं अंतः एवं बाह्य परजीवियों से। ओपन मिल समरसेबल पंप सिंचाई कार्य को करता है आसान। फसलों पर कीट व्याधियां आमतौर पर लगते हैं, जिस कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। यदि बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लिया जाए तो काफी हद तक बीज जनित रोगों से बचाव होता है। राज्य के कृषक सभी फसलों की बुआई बीजों को उपचारित करके ही कर सके। इसके लिए राज्य में सीड ट्रीटमेंट कैंपेन चलाई जाती है। फसलों में रोग लग जाने की स्थिति में उससे बचाव थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए रोग लगने से पहले ही उससे बचाव कर लेना अच्छा होता है। उचित दवाओं द्वारा बीजों को बुआई से पूर्व उपचारित कर लेने से रोग व्याधियों के लगने की संभावना नहीं रहती। इसके लिए राज्य सरकार सीड ट्रीटमेंट कैंपेन चलाती है, जिसके अंतर्गत कृषकों को बीज उपचार करने का प्रशिक्षण देकर दवाएं अनुदानित दर पर मुहैया कराई जाती है। ठंड के मौसम में पशुओं में परजीवियों के संक्रमण की संभावना होती है। अंतः परजीवी में कृमि और बाह्य परजीवियों में अढ़ई, चमोकन इत्यादि का प्रकोप पशुओं में देखने को मिलता है। इन परजीवियों का समय रहते समाधान नहीं करने से रोग बढ़ने या दूसरे रोगों के लगने की भी संभावना रहती है। इसलिए इन परजीवियों का तुरंत समाधान करना चाहिए। पशु विशेषज्ञ की सलाह है कि अंतः परजीवियों के लिए अल्बेंडाजोल दवा और बाह्य परजीवियों के लिए आइवरमेक्टिन नामक दवा पशुओं को पशु विशेषज्ञ की सलाह से देना चाहिए। स्वीट कॉर्न आजकल हमारे झारखंड के लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय स्वीट कॉर्न लगाने के इच्छुक हैं, वे स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में सुगरी 75, मिष्टी, माधुरी और प्रिया बेहतर माने जाते हैं। सुगरी 75, मिष्टी, माधुरी और प्रिया स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं और कम समय में तैयार हो जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। एक अच्छा होता है। स्वीट कॉर्न के ये प्रभेद 80 से 85 दिनों में तैयार हो जाते हैं तथा 200 से 250 क्विंटल तक स्वीट कॉर्न की उपज पाई जा सकती है। खेती बाड़ी में सिंचाई कार्य को आसान बनाता है ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप गहरे कुओं, तालाब, नहर इत्यादि से पानी खींचकर खेतों तक आसानी से पहुंचाने में सक्षम है। गहरे कुओं, दूर स्थित तालाब, नहर या अन्य जल स्रोतों से पानी खींचकर खेतों तक पहुंचाता है यह ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप सिंचाई कार्य में लगने वाले मेहनत और मजदूरी की बचत के साथ समय की भी बचत करता है। कम जल उपलब्धता वाली जगहों में इसकी उपयोगिता बहुत है। यह उपकरण बाजार में उपलब्ध है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस।
कृषि समाचार में आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें, परंतु कोरोना बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नए कृषि समाचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और मौसम कर हाल कर बारे में पता लगलक। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरमन की जानकारी देवा थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। यह हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी, संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। तो विराम के बाद रौरमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलू हम अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी और जानकारी की ओर बढ़ा थी।
तो आज का जो जानकारी बहुत सुंदर है, बढ़िया जानकारी है। ये जानकारी लेकर ही हम मक्का कर बुढ़मू से लेकर आई, और यहाँ का जो सफल किसान हैं इनका नाम है प्रमोद कुमार प्रसाद। तो भाई ये टपक विधि द्वारा खेती करत है और मिश्रित खेती करत हैं, और सबसे खास बात है कि तरबूज कर भी खेती साथे में करत हैं। तो चलू हम सीधे चला थी प्रमोद कुमार जी से जानकारी लेवा थी कि भाई ये टपक विधि कर शिक्षा कहाँ से लेवाएं, इकर प्रेरणा कहाँ से पालें, इकर बारे में। हमारे राज्य के किसान भी अब कृषि की नई तकनीक को अपनाकर खेती कार्य में काफ़ी बेहतर कर रहे हैं और पहले से ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। इन्हीं में से एक बुढ़मू प्रखंड के मक्का के निवासी प्रमोद कुमार जी उन किसानों में शामिल हैं जो कृषि को बेहतर बनाने के लिए सिंचाई के नई तकनीकों को अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं। आज हम आप पहुँचे हैं रांची जिला के बुढ़मू प्रखंड के मक्का गाँव में, और हमारे साथ प्रमोद कुमार नाम के एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपने मेहनत के बल पे खेती किसानी के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आइए उनसे हम जानते हैं कब से वो खेती कर रहे हैं, कहाँ से प्रशिक्षण लिए हैं, किस किस चीज़ की खेती कर रहे हैं और उनके जीवन में कितना बदलाव आया है। आइए इनसे हम जानते हैं। प्रमोद जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अगर हम खेती किसानी की बात करते हैं तो आप कब से खेती किसानी कर रहे हैं? खेती किसानी हम 2005 से कर रहे हैं। 2005 से काफ़ी लंबे समय से आप कर रहे हैं जी। 15-16 साल का आपका अनुभव खेती के क्षेत्र में है। तो खेती के क्षेत्र में कैसे आया, रुझान कैसे आपका इस क्षेत्र में आया? देखिए, पढ़ाई लिखाई करने के बाद हमको खेती के क्षेत्र में ही अच्छा लगा, इसीलिए हम खेती के क्षेत्र में आ गए। तो पढ़ाई लिखाई कितने क्लास तक आप की हुई? हम इंटर तक किए हैं। तो इंटर तक पढ़ाई किए तो फिर नौकरी आप क्यों नहीं की? नौकरी में हमको रुझान नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं। घर की स्थिति उस समय कैसी थी जिस समय आप पढ़ाई कर रहे थे? उस समय स्थिति तो खराब थी। अच्छा, तो ये भी कारण हो सकता है कि स्थिति ठीक नहीं होने के कारण भी आप खेती में आए? हाँ, वो भी हुआ वो भी कि हम लोग का स्थिति ठीक नहीं था, इसीलिए हम लोग का पढ़ाई लिखाई थोड़ा आगे तक नहीं चलने सका। अच्छा, मतलब घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और कहीं ना कहीं एक अंदर से इच्छा था कि आपके जो बाप दादा हैं वो भी खेती करते थे, तो आप भी सोचे कि अपने घर का खेती है तो खेती में ही अपना हम करियर बनाएं। तो 15 साल पहले की जब बात हम करते हैं, जब आप खेती कर रहे थे, उस समय का तकनीक और जो आज का तकनीक है, दोनों में कितना अंतर महसूस करते हैं? बहुत अंतर है। अभी जो आधुनिक सिस्टम से जो खेती हो रहा है उससे हमको अच्छा लाभ मिल रहा है। अब बता रहे हैं आधुनिक सिस्टम जो है, क्या आधुनिक सिस्टम? आधुनिक सिस्टम यही है जो कि टपक सिंचाई विधि है। अच्छा, उससे हमको लेबर कॉस्ट भी कम पड़ रहा है, खेती भी प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है। सफल किसान बन चुके प्रमोद काफी लंबे समय से खेती का कार्य कर रहे हैं और मिश्रित खेती के जरिए बेहतर तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। पहले जहां पारंपरिक तरीके से खेती का कार्य करते थे, वहीं अब इन्होंने इसकी ट्रेनिंग ले ली है और नई खेती तकनीक को अपनाकर ये काफी आगे बढ़ चुके हैं। उत्पादन के दृष्टिकोण से हमको लगता है माने आधा से ज़्यादा उपज ज़्यादा है। काफ़ी मतलब बदलाव हम बदलाव है इससे। ये कृषि क्षेत्र में काफ़ी बदलाव, क्रांति आ गई है कृषि के क्षेत्र में, नए नए उपकरणों के या नए नए बीजों के माध्यम से। जी सर, ये तो हुआ है। नया उपकरण, नए बीज और ये हाइब्रिड जो उगाने के बाद ही आज कृषि क्षेत्र में बहुत बदलाव आया है। अगर हम खेत की बात करें तो आप 15 से 20 साल से खेती में जुड़े हुए हैं। कितने खेत में आप खेती कर रहे हैं? हम 2 एकड़ में करते हैं। 2 एकड़ में खेती करते हैं जी। किस किस चीज़ की खेती आप करते हैं? हम टमाटर का, आदि का किए, मकई का, धान का खेती करते हैं और तारबूज का, खीरा का, करेला का, सब का खेती करते हैं। मतलब हम कहें कि सब्जी की खेती आप ज़्यादा करते हैं। जी। तो अगर खेती की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा किसान जो प्रशिक्षित होता है, जो किसान प्रशिक्षित होता है, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो आपने प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया? प्रशिक्षण हम ये कांके क्षेत्र से किए थे, कांके ब्लॉक से। अच्छा। 2 महीना जाके किए थे, उसके बाद अपने ही खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो वैसे किसान जो मतलब प्रखंड स्तर पे या विश्वविद्यालय स्तर जो यहाँ पे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ से प्रशिक्षित होते हैं, तो कितना बदलाव आता है खेती में? खेती में 50% बदलाव आ जाता है। पुराने ढंग का खेती से या आधुनिक ढंग का खेती में बहुत बदलाव आता है सर। उपज में बदलाव आता है, खेती माने मजदूरी सब में बदलाव आ जाता है। प्रमोद जी, आप बताएं कि यहाँ पे प्रशिक्षण से काफ़ी फ़ायदा होता है। तो जब आप अप्रशिक्षित थे, जब आप प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए थे, आज जब कांके प्रखंड से आप प्रशिक्षण पाए, तो कितना अंतर महसूस कर रहे हैं? कितनी आपकी ज्ञान कितनी बड़ी है खेती के क्षेत्र में? बहुत ज्ञान बढ़ी है सर। कब दवा डालना है, कब बीजा लगाना है, कब हमको उसमें जुताई करना है, कितना हमको कंपोस्ट डालना है, कितना उर्वरक डालना है, सब हमको वहाँ से मिल गया। नहीं तो पहले क्या होता था कि हम
अनुमान से डालते थे, उससे मेरा उपज बहुत कम आता था। बल्कि प्रशिक्षण नहीं तो खेती खराब हो जाता था। अच्छा, तो प्रशिक्षण से काफ़ी आपको फ़ायदा हुआ है। जी सर। जो आपके कृषि तकनीक जो है वो क्या जैविक खेती करते हैं, रासायनिक खेती करते हैं? मिक्स खेती करते हैं सर। मिक्स खेती। जैविक और रासायनिक दोनों मिक्स हो जाता है। मिश्रित खेती के साथ ही सिंचाई के लिए ये ड्रिप इरिगेशन का सहारा लेते हैं। ये एक ऐसी विधि है जिसे किसान अपनाकर कम पानी में बेहतर तरीके से फसलों और पौधों तक सही मात्रा में पानी और पोषक तत्व पहुंचा सकता है। इससे सही मात्रा में पानी भी फसलों तक पहुंच जाता है और मेहनत भी कम होती है, और इसका चहुमुखी लाभ किसान भाइयों को मिलता है। टपक सिंचाई में हम लोग का पानी का बचत होता है सर। उसके बाद मेरा रोग नियंत्रण होता है, और ज़मीन मेरा फुलकार जैसे सालों भर उसमें खेती होता है। तो ये ड्रिप और आप मल्चिंग एक साथ किए हैं। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो देखते हैं कि मल्चिंग के ड्रिप के माध्यम से जो है बहुत सा उर्वरक का भी छिड़काव अपने खेतों में करते हैं, वो पाइपलाइन के माध्यम से कर देते हैं। क्या आप इस तरीके से करते हैं? जी, हम पाइप के द्वारा ही पूरा उर्वरक डालते हैं, दवा भी डालते हैं, वो पानी के द्वारा ही जाता है, उससे हमको बहुत फ़ायदा होता है। ये तो आपने सिंचाई की बात बताई कि सिंचाई जो है आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से करते हैं, टपक सिंचाई करते हैं जिसमें बूंद बूंद जो है आपके पौधे की जड़ में पानी जाता है, सिंचाई की हो गई। अगर हम आधुनिक तरीके की बात करते हैं तो कृषि यंत्र का बड़ा महत्व है। कृषि यंत्र के बिना आधुनिक तरीके से खेती करना नामुमकिन है। तो आपके पास कृषि के कौन कौन से यंत्र हैं? कृषि का यंत्र मेरे पास वो है, टपक सिंचाई के लिए मशीन तो है और ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर मेरा अपना नहीं है, तो ट्रैक्टर से ही काम करवाते हैं। आज प्रमोद जी की ड्रिप इरिगेशन विधि आसपास के किसानों को भी प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है, और किसान भाई धीरे धीरे इस तकनीक को अपना रहे हैं। कहना गलत ना होगा कि कम समय में बेहतर लाभ कमाना है तो ड्रिप इरिगेशन किसानों को अपनाना होगा, और सरकार के द्वारा कई ऐसी योजनाएं चलाई जाती है जिसके जरिए ड्रिप इरिगेशन का फायदा किसानों को मिलता है। देखिए, किसान वर्ग देहात में किसान वर्ग में किसान का ही काम है, और किसान पहले अच्छी ढंग से मैंने हाइब्रिड किस्म भी नहीं था, व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी, और लोग थोड़ा जागरूक भी नहीं थे, तो उपज कम थी, हालात कुछ गरीब था, नाजुक थे। लेकिन जब से ये काके में जाकर प्रशिक्षण लिए, हाइब्रिड पौधा की खेती करने लगे, बीज की खेती करने लगे, ड्रिप कर रहे हैं, मल्चिंग कर रहे हैं, इनके जीवन में कितना बदलाव आया? वो तो उनका जीवन शैली ही समझिए कि बदल चुका है, रहन सहन ही बदल चुका है। आमदनी अगर थोड़ा सा आदमी को बढ़ जाए तो हर चीज़ के भावना, आगे बढ़ने की भावना कुछ हद तक आगे बढ़ने की कोशिश होता है। तो बताओ, रौरेमन भी अब टपक विधि का अपनाए खोजती नहीं? जरूर अपनाओ, और अपनाए के भी चाहे एक से पानी के बचाए सुवेला। तो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती, और दूसरी जानकारी है, ये जानकारी हम दुमका जिला से लेकर ही। तो दुमका जिला से जो जानकारी लेके आई ही, एक में चना और अरहर कर सामयिक खेती के बारे में जानकारी है। तो भाई हम रौरेमन के ज़्यादा समय नहीं लेवा थी, और सीधे चला थी हमारे अपन विशेषज्ञ के पास, और उनकर से जानकारी लेवा थी। अभी अरहर में हमको क्या करना है? अरहर में अभी हमको दो चीज़ों पर ध्यान देना है, एक तो रोग कीट और दूसरा सिंचाई। बाकी चीज़ों का तो समय रहा नहीं, चाहे वो खाद वगैरह देना है या कुछ भी और, तो कुछ का समय बचा नहीं। तो इन दोनों चीज़ों की हम चर्चा करते हैं। अब हम पहले चर्चा करें सिंचाई की। तो भाई बहन मन, किसी भी फसल में ध्यान दिए, किसी भी फसल में फूल और जब फल लगता है, ये दो समय में मिट्टी में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। जबकि हमारे झारखंड में आम अवधारणा यही है कि अरहर की खेती पूर्णतः सूखे के रूप में भगवान भरोसे ही करना है, कोई सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो सितंबर तक में बारिश हो गया सो हो गया, और तो फिर आगे होगा तो देखा जाएगा, हुआ तो हुआ, नहीं तो अपने पानी नहीं पटाना है। इस बात से थोड़ा सा बाहर निकलिए। आपका उपज खेत में कम से कम, केवल सिंचाई अभी अगर आप कर देते हैं यही जनवरी महीने में, तो आपका उपज कम से कम तो 1.25 से 1.5 गुना ज़्यादा होगा। आप अपने खेतों में भी ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा खेत में पानी मत पटाओ और बाकी में पानी पटाओ, और दोनों में देखना प्रति इकाई क्षेत्र में उपज में अंतर 1.25 से 1.5 गुना पड़ जाएगा। तो सिंचाई पर आप ध्यान दीजिए। दूसरा बात अब आ जाता है आपको रोग और कीट। रोग और कीट से बचाव के लिए हम लोग क्या करें? तो अरहर में फूल और फल, फूल जब आने लगते हैं उसी समय कीट आते हैं मुख्य रूप से।
पत्ती खाने वाले कीट बहुत ही कम अरहर में लगते हैं, इसलिए पत्ती खाने वाला कीट का चर्चा न करके हम लोग अभी फिलहाल फूल और फल के कीटों की चर्चा करें। तो फूल पे कीट आते हैं। ये कीट आप अगर दवा नहीं छिड़कते हैं तो क्या होगा कि खेत में दिखाई देगा कि चारों तरफ फूल ही फूल हमेशा आ रहा। क्यों? क्योंकि जो कीड़ा फूल खा रहा है वो तो खत्म हो रहा है, फिर उसके बदले में नया फूल आ रहा है। तो हमेशा आपके फसल में केवल फूल ही फल रहा था। आप खुश होते हैं कि मेरा तो फूल बढ़िया लग रहा है। अरे बढ़िया लग रहा है ठीक है, लेकिन फूल से फल तो नहीं बन रहा है, इसलिए आपको कीट को नियंत्रण करना है। इसी तरह से फल में फली छेदक कीट लगता है। इनके रोकथाम के लिए एक दवा है इंडोक्साकार्ब। इंडोक्साकार्ब 2 लीटर पानी में 1 ml घोल करके अपने खेतों में आप इसको 15 दिन का अंतराल पर 2 बार छिड़काव कर दे, आपका ये दोनों कीटों से आपको निजात मिल जाएगा। फूल और फल में लगने वाले दोनों कीटों से निजात मिल जाएगा। इसके सिवाय रोग की बात आती है। आप देखिए कहीं कहीं अरहर का खेत में कि कहीं कहीं पैच में अरहर के पौधे सूखते नज़र आते हैं, पत्तियां सूखती नजर आती है, पूरा पौधा नहीं भी सूखता है। तो ये क्यों है? तो ये उकठा रोग लगता है। उकठा रोग एक विषाणु जनित रोग है। इसकी रोकथाम किसी रसायन के द्वारा संभव नहीं है। इसके लिए तब उपाय क्या करें? तो उपाय के रूप में है कि जिसमें आप बुआई करते हैं अरहर की, उसी समय बीजों को प्रति किलो बीज को 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा 1 ग्राम कार्बोक्सिन से बीज उपचारित करके तब बोएं। अब हम लोग चर्चा करें किसान भाई चने की। चना में अभी हमें क्या करना चाहिए? तो चना जैसा आप बोए होंगे, कोई चना में अभी फूल आ रहा होगा, किसी चना में फल लग रहा होगा, किसी का बहुत ज़्यादा आघात होगा तो उसका फल में बीज कुछ बड़े हो गए होंगे। तो इसमें भी है कि आपको सबसे पहले सिंचाई पर ध्यान देना है। और चना में खासकर चना के बारे में ये कहा जाता है कि चना जो है सो जितना मोटा इसका जुताई होता है उतना बढ़िया चना होता है। कहना मतलब कम से कम सिंचाई में अच्छा चना होता है, ये बात सही है। लेकिन एकदम बिना नमी के चना भी नहीं होता है। तो इसमें ही नमी कब आपको नमी मेंटेन करना है? चना में फूल आने के ठीक पहले आपको एक सिंचाई अवश्य करें, और जिसमें दाना भरने लगता है फलों में, उसमें एक सिंचाई अवश्य। ये 2 सिंचाई चना में अति आवश्यक है। चाहे किसी तरह की मिट्टी हो, हल्की मिट्टी हो चाहे भारी मिट्टी हो, दोनों में जहाँ कहीं ऐसे चना की खेती तो हल्की मिट्टी में अच्छी होती है, लेकिन अगर आप भारी मिट्टी में किए हुए हैं तो वहाँ के लिए भी कि आप सिंचाई बहुत अच्छा से इसको मेंटेन करें। ये 2 टाइम में ज़रूर है। ऐसे चना 2 से 3 सिंचाई में चना बहुत अच्छा उपज दे देता है। अगर ये 2 में से एक भी गड़बड़ाया तो आपका उपज सीधे आधा हो जाएगा। इसलिए ये 2 को समय, अब सिंचाई कब देना इस पर ध्यान दें किसान भाई। अधिकतर किसान भाई सिंचाई बस ही जानते हैं कि हम खेत को किसी समय पटा देना है, नहीं, किस समय पटाना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पानी पटाने के बनिस्पत। अगर आप ये दोनों में से गड़बड़ाते हैं, जो समय बताया आपको फूल आने के पहले ठीक और फली में दाना पड़ने के समय में, अगर यही बाद में आप देते हैं सिंचाई तो आपने किया, लेकिन अब वो उपज नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए था आपको। तो सिंचाई का समय पर बहुत ही, जैसे कि आप भी देखते हैं, आप जब भूखे रहते हैं उसमें अगर खाना नहीं मिलता है तो कुछ देर के बाद में भूख मर जाता है, तब आप उतना खाना बढ़िया नहीं खा पाते हैं। इसलिए आप भी यहाँ पर ही सिंचाई पर ध्यान दें। अब इसके बाद में आती है भाइयों बहनों इसमें रोग कीट वगैरह की। तो चना में भी उकठा रोग लगता है। उकठा रोग चना में देखिए कि पैच में चना का पौधा सूखता है। इसके बचाव के लिए क्या करें? तो गर्मा जुताई किए हुए खेतों में ही चना की बुआई करें, 1 नंबर। 2 नंबर, चने की बुआई के समय में बीज को बीजोपचार करें। बीजोपचार के लिए इनको आप ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम, कार्बोक्सिन 1 ग्राम मिलाकर 6 ग्राम दवाई से 1 किलो चने के बीज को उपचार कर, जितना भी आपको बीज लग रहा है, प्रति हेक्टेयर 70 किलो 75 किलो चने का बीज लगता है, तो उस हिसाब से आप गुना करके उतना बीज में दवा मिला करके और तब अपना खेत में बुआई करें। इसके बाद आता है चने में मुख्य रूप से कीट में एक कीट है जो कि चना में फली छेदक कीट होता है। देखिए कि पूरा खेत फली छेदक कीट लगा हुआ है। इसके उपचार के लिए आप क्या करें? तो इसके उपचार के लिए आप लोगों को कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। आपके यहाँ इंडोक्साकार्ब नाम की ये इंडोक्साकार्ब और एक और दवा है इमिडाक्लोपिड, ये दोनों में से कोई एक जो ही मिल जाए आप इसको ले करके आप इमिडाक्लोपिड 3 लीटर पानी में 1 ml और इंडोक्साकार्ब 2 लीटर पानी में 1 ml घोल करके अपने खेतों पर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करने, आपका खेत एकदम, और दोनों दवा अगर बदल के कीजिए, एक बार एक दवा, एक दूसरी दवा, तो आपके लिए ज़्यादा कारगर होगा और इस तरह से आपका खेत पूर्णतः कीट मुक्त रहेगा। यही 2 कीटों का आपको समस्या आती है आपके चने के खेत में। तो किसान भाई बहन मन बताओ,
ये दुई जानकारी रोड कैसे लागलक भाई जानकारी बेस है नहीं को कहे कर मतलब है कि इस जानकारी को रोटीन है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। एक साथे रौरमन को और जानकारी ले ये बहुत जरूरी है काले कि रौरमन कामकाजी आदमी ही अपन पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन अगर नहीं देखे पारली छूट गलक तो परेशानी कर बात न खे। रौरमन यूट्यूब में जाके फेसबुक में जाके ट्विटर में जाके देख सकेले और जानकारी के पाई सकीला। तो आज इजाज़त दो मकिल एहे दिना और एहे बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ। तब तक इजाज़त दो। नमस्कार जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।